हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड का केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपको हर एक साल इसमें शॉर्ट आंसर से भी एक क्वेश्चंस रहेंगे और लॉन्ग आंसर से भी एक क्वेश्चंस रहेंगे। शॉर्ट आंसर आपको 2 मार्क्स का होता है, लॉन्ग आंसर आपको पार्ट ए पार्ट बी के फॉर्म में भी अगर पूछा जाए तो 2.5 मार्क्स का रहता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ सब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो सब्जेक्टिव में ही आपको कम से कम 5 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस रहते हैं और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में भी इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिहार बोर्ड के हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको कम से कम 5 से 6 मार्क्स या 7 मार्क्स आपको इस चैप्टर से आने हैं। बहुत ईजी चैप्टर है जिसमें आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी से लिए गए हैं और ये मैं पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर के लिए। ये पहला है कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.005 पर मिनट, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। ये 2021 में पूछा गया था। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों को पता है कि टी हाफ इज इक्वल टू ये होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो अगर आपको के की वैल्यू पता है तो आप टी हाफ निकाल सकते हैं। तो इसमें के यहाँ पर दिया हुआ है 0.005 पर मिनट, तो इज इक्वल टू ये के की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.005। अब ये दोनों सेम डेसिमल प्लेस पर है, 000, ये भी 00, तो ये डेसिमल यहाँ से कट जाएगा। अब 693 डिवाइडेड बाई 5 है तो बस इसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम अप्रोक्सीमेशन अगर कर लें तो इस 3 की जगह 690 हम लोग कर लेते हैं तो ये इजीली कट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 138। और आपको अब पॉइंट देना है तो आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर 3 आपका एक्सेस बच रहा है। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम लोग करते हैं तो ये आता है 0.6। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये टी हाफ जो आ जाएगा, सिंस कि ये के का जो वैल्यू दिया हुआ है पर मिनट में दिया हुआ है तो इसलिए ये टी हाफ जो हो जाएगा इतना मिनट हो जाएगा और ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें आपको जैसे जैसे जो बताया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये सेम आंसर आपको गेस्ट पेपर में भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो एक्सप्लेनेशन आपको सही तरीके से ना मिले। तो यहाँ पर जिस तरीके से लिखा जा रहा है आप बस उसी तरीके से वहाँ पर आंसर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहली बात है कि जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट इंक्रीज होता है। तो आप लोग लिखेंगे इन most of reaction on increasing temperature rate also increases। अब ये होता कैसे है कि सिंस हम लोग जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n, और रेट बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेट कांस्टेंट बढ़ता है। तो रेट कांस्टेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। तो अगर के बढ़ रहा है तो आपका रेट भी बढ़ेगा। तो हैंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑल्सो इंक्रीजेज। लेकिन ये हो गई इन जनरल बातें। लेकिन अगर हम लोग को एक्यूरेट डिपेंडेंसी अगर हम लोग को लेना है तो एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ के इज गिवन बाय अरिहेनियस इक्वेशन। तो ये पॉइंट भी आपको लिखना पड़ेगा। तो एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टी या एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन टी इज गिवन बाय अरिहेनियस इक्वेशन।
और अरेहेनियस इक्वेशन क्या कहता है? अरेहेनियस इक्वेशन ये है k इज इक्वल टू ए इंटू ई और माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये इक्वेशन आपको लिख देना है और ये इक्वेशन लिखने के बाद आपको सारे टर्मिनोलॉजी समझा देना है, जिसमें कि k इज इक्वल टू हो गया आपका रेट कांस्टेंट, a इज इक्वल टू इसे हम लोग कहते हैं अरेहेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अरेहेनियस फैक्टर या किसी किसी किताब में ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी लिखा होता है। ई आपका एक्सपोनेंट है जिसको आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और आर इज इक्वल टू आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगी। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और T इज इक्वल टू टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में लेना है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो डिपेंडेंसी ऑफ T है वो इस तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1-2 साल पर ये क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर 1-2-3 साल पर ये रिपीट होता ही है। तो आइए इसे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि ये सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म इंक्लूडेड इन द रेट लॉ इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आप लोग लिखेंगे द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द concentration terms included in the rate law is called order of reaction. The sum of power of all the concentration term included in the rate law is known as order of the reaction. तो जैसे हम लोग के पास कोई अगर इक्वेशन है, कोई अगर रिएक्शन है जिसकी A प्लस B प्लस C से जा रहा है प्रोडक्ट, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इसे कह रहे हैं हम N1, B के जो कोफिशिएंट्स हैं इसके बोल रहे हैं N2, और C के जो कोफिशिएंट्स हैं इसको बोल रहे हैं N3। तो इसका जो रेट लॉ होगा, तो रेट लॉ क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द कंसंट्रेशन इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। तो पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पहले हम लोग को रेट लॉ लिखना पड़ेगा। तो इसका रेट जो हो जाता है वो K इंटू A टू द पावर इसका कोफिशिएंट N इंटू B टू द पावर इसका कोफिशिएंट N2 और C टू द पावर इसका कोफिशिएंट N3। तो रेट लॉ क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। तो पावर्स क्या है, N1 N2 N3 है, तो ये सम ऑफ द पावर हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसके पावर को हम लोग सिंपली जोड़ देंगे, तो ऑर्डर इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, यही इसका हो जाएगा ऑर्डर। तो पहले आपको क्या करना है, किसी भी रिएक्शन के लिए आपको पहले रेट लॉ लिखना है और उसके कोफिशिएंट को उसके पावर में लगा देना है और वही पावर को आपको जोड़ देना है, और यही जोड़ने के बाद ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो T हाफ आपका दिया हुआ है
ये कितना दिया हुआ है टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये 10 मिनट्स दिया हुआ है, तो आपको के निकालना है। तो जस्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो के इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। अब आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 10 क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, तो 0.0693, और सिंस की ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो यूनिट हो जाता है पर मिनट हो जाता है क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये दिया हुआ था गुलबर्ग एंड वैगे के द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ द स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो पहले तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of active masses of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients। तो पहले आप इस डेफिनेशन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो पहला क्या है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो पहले हम लोग एक इन जनरल हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, तो एक रिएक्शन हो जाएगा N1A प्लस N2B प्लस N3C। तो ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से जा रहा है प्रोडक्ट, तो जिसमें कि ये N1 N2 N3 इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए और ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए ABC। तो ये रेट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। तो एक्टिव मासेस में क्या है आपका ABC है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, तो एक्टिव मासेस ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B और एक्टिव मास ऑफ C, ठीक है। एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसके जो भी कोफिशिएंट हैं उसको इसके पावर में लगा दीजिए। तो A का जो पावर हो जाएगा N1 हो जाएगा, B का पावर N2 और C का पावर N3। तो यही है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर आप एक कांस्टेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रेट इज इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट हो जाता है K इंटू A टू द पावर N1 B टू द पावर N2 और C टू द पावर N3, और यही K आपका आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो आप अगर यहाँ तक अगर लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि आप एक और एक्स्ट्रा लाइन देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एक्टिव मास, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्टिव मास क्या होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर आपका अगर सॉल्यूशन फेज है, फॉर सॉल्यूशन फेज एक्टिव मास इज एक्टिव मास हम लोग लेते हैं मोलारिटी। तो ये कंसंट्रेशन टर्म आपको मोलारिटी में लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि आपका गैसियस फेज है, तो गैसियस फेज आपका एक्टिव मास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, और साथ ही साथ मोलारिटी भी।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर भी आपका यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी और इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी का आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर टू द कंपाउंड्स टू रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी का, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी provided to the compounds to result in chemical reaction। ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन। बट अगर इसे समझना है तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये आपका अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट्स है और ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पर अगर एनर्जी ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं और यहाँ पर आपको जा रहा है प्रोडक्ट, तो इसकी जो एनर्जी प्रोफाइल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जब तक ये इस एनर्जी को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो इसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिएक्टेंट का, तो इसको कुछ यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ से जो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस हो जाता है, ये एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको यहाँ से यहाँ तक की हम एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं, और ये यहाँ से यहाँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही कहलाता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको ये ग्राफ बना देना है और ये छोटा सा आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिखा देना है कि ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है या एक्स्ट्रा एनर्जी जो यहाँ से यहाँ तक आपको देना है, और जब तक यहाँ पर नहीं आता है तब तक ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं जाएगा। तो इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको अभी इसमें क्वेश्चन है कि रेट लॉ आपको दिया हुआ है और आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देना है। तो ये भी काफ़ी एक सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1/2 इंटू बी टू द पावर 3/2। तो अभी हम लोगों ने रेट लॉ में देखा था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। जो भी हम लोग रेट लॉ लिखते हैं तो उसके सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए हमको अगर ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो बस इसके जो कोफिशिएंट या पावर जो है बस उसको हम लोग को ऐड कर देना है, वही हम लोग को ऑर्डर बता देगा। तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस इसके पावर को ऐड कर दीजिए 1/2 प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। तो सेकेंड ऑर्डर। देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस 75% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले आप इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग A0/A, जिसमें कि k आपका k रेट कांस्टेंट है, t टाइम है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है और A आपका बचा हुआ कंसंट्रेशन है। तो जिसमें कि आपको रेट कांस्टेंट k दिया हुआ है, k इज इक्वल टू ये है 60 पर सेकेंड। इसके बाद आपको रिड्यूस कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ, तो जब भी आपको परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ हो तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लीजिए, तो आप बचा हुआ कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो सिंस कि ये 75% तक रिड्यूस हो चुका है, मतलब 75% ये रिएक्ट कर चुका है, तो ए आपका बचा हुआ कितना है, तो 75% जब ख़त्म हो चुका है तो बचा हुआ 100 में 75 ख़त्म हो गया तो बचा हुआ है आपके पास 25। तो अब आपको टाइम निकाल लेना है, तीनों चीज़ दिया हुआ है।
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग ए नॉट बाई ए। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू लॉग 100 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये कट जाएगा। तो आपको काइनेटिक्स के लिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप इन जनरल log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू आप याद कर लीजिए। अगर ये याद कर लेते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर log 4 आएगा और log 4 की जो वैल्यू होती है 0.6020 होती है। तो यहाँ पर आप 0.6020 वैल्यू पुट करिए और इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करने पर अगर मान लीजिए आप इतना भी कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप जितना तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर दीजिए। और ये जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो इज इक्वल टू हो जाएगी आपको 0.023 सेकेंड। 0.023। अब इसका अगर हम लोग को यूनिट अगर देखना है तो इसका यूनिट पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसका टाइम हो जाएगा सेकंड में। तो इसका टाइम जो हो जाएगा इतना सेकंड में ये 75% तक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये काफ़ी पहले एक बार पूछा गया था 2012 में, बट ये चांसेस है कि अभी भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी इसे डाला जा सकता है। तो आप एक टेबल बना दीजिएगा, एग्जाम में भी आपको इसी फॉर्म में लिखना है। एक साइड आप मेंशन कर दीजिएगा ऑर्डर और दूसरे साइड मेंशन कर दीजिएगा मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, और आप पॉइंट बाय पॉइंट आप 2 से 3 पॉइंट भी अगर दे सकते हैं तो वो आपका एनफ हो जाएगा। तो पहला क्या है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये क्या है कि एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। तो ले लीजिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। और ये जब एक्सपेरिमेंटली है तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकली डिटरमाइंड क्वांटिटी हो जाएगा। तो मैं लिख लीजिएगा मॉलिक्युलरिटी इज थ्योरेटिकल डिटरमाइंड क्वांटिटी। इसे हम लोग थ्योरेटिकली पता करते हैं। और ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइम पर आपको रेट कांस्टेंट देखना पड़ेगा और उसके बाद आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि जो ऑर्डर जो होता है ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इससे हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी देख रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर अगर बदलते हैं तो आपका एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर चेंज हो गया है, तो आपका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सिंस ये थ्योरेटिकल वैल्यू है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप फुल में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑर्डर जो है ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल या ज़ीरो, इवन निगेटिव भी हो सकता है, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, बट नॉट इनफाइनाइट। लेकिन मॉलिक्युलरिटी आपका ना तो जीरो हो सकता है, ना तो फ्रैक्शनल हो सकता है, ना तो निगेटिव हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी कांट बी ज़ीरो। कम से कम एक या दो मॉलिक्यूल तो कोलाइड करने के लिए होने ही चाहिए। तो जीरो भी नहीं हो सकता है, कांट बी ज़ीरो, निगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है,
तो ये बेसिक 3 डिफरेंस है। अगर आप ये 3 डिफरेंस भी अगर लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने सेक्शन बी पर, जो कि है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 2021, 2019, 2013, 2012 और ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन के आने का, 90% चांस है कि आपको यही क्वेश्चन आए। तो आप इसका डेरिवेशन आप देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपली फर्स्ट ऑर्डर हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट अगर ए है, ये बी की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एक रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। और ये जो भी इतना रेट है फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पर हम टू द पावर हम 1 लिखेंगे। पावर ही आपका ऑर्डर बताता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर हम 1 कर रहे हैं। और साथ ही साथ रेट जो होता है ये क्या होता है, रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपको अगर रिएक्टेंट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, इसे भी हम रेट बोलते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन टर्म घटते जाता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करेंगे, तो ये जो रिएक्टेंट के लिए टर्म आएगी ये नेगेटिव आएगी। तो रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, और ये इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1। वही अगर प्रोडक्ट के लिए हम लोग को ये रेट लिखना होता तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म की जगह पॉजिटिव टर्म आ जाता, बट हम लोग को यहाँ पर रिएक्टेंट के टर्म से लिखना है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन है, इस दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग रिलेट करेंगे क्योंकि दोनों रेट ऑफ द रिएक्शन ही है। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, तो ये दोनों रेट इक्वल है, तो हम लोग आगे करते हैं माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। अब आपको इस इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले जो सिमिलर टर्म्स है उसको हम लोग एक साथ हम लोग ले आएंगे। तो ए है यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी है, तो ए को हम लोग यहाँ पर साथ में ले आते हैं। ये इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ ए बाई ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। तो इस नेगेटिव साइन को हम इधर भी भेज सकते हैं, तो इससे हम कर देते हैं 1 बाई ए इंटू डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब इस इक्वेशन को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप इस नेगेटिव साइन को बाहर ले लीजिए, ठीक है। और ये जो है ए कहाँ से वेरी कर रहा है, तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा ए नॉट, और ये कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम ए तक अगर जा रहा है, और टाइम इज इक्वल टू आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और किसी पर्टिकुलर टाइम तक जा रहा है, तो ये इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो इक्वेशन जो है 1 बाई ए इंटू डी ए, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एस का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है एल एन एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो आएगा एल एन ए आ जाएगा, और जिसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम ए नॉट टू ए। और यहाँ पर इसकी के इंटू डी टी जो है, तो के तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा माइनस के, और इसको हम लोग डी टी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू टी, तो ये आ जाएगा इसका टी ही आ जाएगा। तो हम लोग इसको आगे लिखते हैं, तो एल एन ए और ये वेरी कर रहा है ए नॉट टू ए से इज इक्वल टू माइनस के टी। तो अब हम लोग को इसका, और ये इंटीग्रेशन टर्म के बाद आपको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देना होता है, तो प्लस सी इसको, तो इसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लिमिट अगर हम लोग लगाएंगे तो ये माइनस ये होता है, तो एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो अगर माइनस टर्म को अगर हम लोग को अगर हटाना है तो इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, तो इसको इधर लाने पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू, अब ये एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए। ओके, तो सिंस एल एन ए माइनस एल एन बी के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग एल एन ए बाई बी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इज इक्वल टू आगे हम लोग लिखेंगे के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई एल एन ए। तो सिंस ये एल एन है, तो इसको अगर हम लोग लॉग में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग एक फैक्टर हम लोग लगाते हैं 2.303 का। तो इसको आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, के टी इज इक्वल टू 2.303
इंटू लॉग ए नॉट बाई ए। तो अगर रेट कांस्टेंट देना है हम लोगों को, तो रेट कांस्टेंट के फैक्टर में अगर हम लोग को इसे निकालना चाहते हैं तो k इज इक्वल टू इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए। और यही है आपका रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें कि k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, t इज इक्वल टू टाइम, ए नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन और a इज इक्वल टू रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। इसके आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, बट सिंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको इसमें मेंशन नहीं करना है। बट सपोज कि आगे अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है कि कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम इसी में हम आगे प्रोसीड कर दे रहे हैं। तो हाफ लाइफ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो हाफ लाइफ का अगर डेरिवेशन आपको अगर पूछा जाए तो हाफ लाइफ का डेरिवेशन हो जाएगा इम्प्लाइज। तो आपको हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि आपका इतना पर्टिकुलर टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन जो है इसका इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। तो फाइनल कंसंट्रेशन आपको इनिशियल का हाफ अगर लेना है तो हाफ लाइफ अगर मान लेंगे टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग, तो ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल कंसंट्रेशन जो होना है इसका हाफ हो जाना है, तो इसको आप मेंशन करेंगे ए नॉट बाई 2। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, और ए नॉट कैंसिल हो जाएगा और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, log 2। तो अब जब log 2 का वैल्यू जो आप पुट करेंगे, तो log 2 का वैल्यू इसके साथ पुट करने के बाद 2.303 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आता है 0.693 और ये डिवाइडेड बाय के, तो यही आपका हो जाता है हाफ लाइफ एक्सप्रेशन। तो आपको log 2 की वैल्यू याद रख लेनी है, इसके साथ 2.303 मल्टीप्लाई कर देना है। आप चाहें तो उसे चेक भी कर सकते हैं। तो log 2 का जो वैल्यू होता है वो अराउंड होता है 0.3010। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। तो आप 3.3010 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 2.303 से, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो यह है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसी में एक और कंटिन्यूअस क्वेश्चन है जो आपको सेकेंड क्वेश्चन में कहीं पूछा गया था, मैं इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको ये पूछा जा रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये कभी ख़त्म नहीं होता है, इट्स नेवर कंप्लीटेड। तो ये कैसे हम पता करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है? तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि कंप्लीट होने के लिए आपको क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन को अगर मान लीजिए हम यूज़ करते हैं तो कंप्लीट होने के लिए ए आपका 0 हो जाना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए इस इक्वेशन से, कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए। तो अगर इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है तो a कितना हो जाएगा कंप्लीट होने के बाद, ये 0 हो जाएगा। तो आप इस 0 पर इसका टाइम निकाल लीजिए, तो वही आपका टाइम जितना देगा वही आपका टाइम पता चल जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग ए नॉट, और सिंस ए आपका ख़त्म हो चुका है तो पूरा ख़त्म होने के बाद आपका फाइनल कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये 0 हो गया, तो किसी के डिवाइडेड बाय 0 तो ये हो जाता है। तो टाइम आप कैलकुलेट करिएगा तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा इन्फिनिटी। तो आप इन्फिनिटी टाइम तक तो आप वेट नहीं कर सकते हैं। तो सिंस वी कांट वेट टिल इन्फिनिटी टाइम फॉर रिएक्शन टू कंप्लीट, तो इन्फिनिटी टाइम के लिए कोई वेट ही नहीं कर सकता है, या इन शॉर्ट ये हम कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड हाउ विल यू नो दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो अब हम लोगों को पता करना है कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सिंपली आप लिख लीजिए रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1। तो अगर आप इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो बेसिक जो तरीका है आप ऐसा करिए कि आप इसका एक ग्राफ ले लीजिए, जिसमें कि हम लोग करते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, रेट को हम लोग वाई एक्सिस पर लेते हैं
और कंसंट्रेशन को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन पर आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में कि जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे रेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट ऑर्डर है। इन एनी रिएक्शन if rate is directly proportional to concentration, then it is फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द काइनेटिक्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाई द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। ये पूछा गया था 2018 में। तो इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये एक न्यूमेरिकल है। फॉर द केमिकल रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 80 किलो जूल पर मोल इफ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 4 × 10⁻10 लीटर पर मोल। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन। तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग को पता है K इज इक्वल टू A इंटू E माइनस EA बाई RT, जिसमें कि हम लोग को पता है कि K जो है वो रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। और A फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया हुआ है 4 × 10⁻10 लीटर पर मोल। और EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ है 80 किलो जूल पर मोल। और R गैस कांस्टेंट होता है 8.314 और T आपका टेम्परेचर इन केल्विन। तो आपको बस इसमें इसको वैल्यू को पुट कर देना है। बट हम लोग इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका लॉगरिथम हम लोग को लेना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा log K इज इक्वल टू log A, और log इंटू E आता है 1 हो जाता है, तो माइनस EA बाई RT। अब इस चीज़ में आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो इसमें पुट करने पर जो वैल्यू जो आएगा तो log A, तो A की वैल्यू कितनी दी हुई थी, A की वैल्यू दी हुई थी 4 × 10⁻10। तो log 4 × 10⁻10 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 80 किलो जूल पर मोल है। तो 80 × किलो जूल है, तो आप 10⁻3 करेंगे तो इतना जूल। और R 8.314 इंटू टेम्परेचर आपका आ जाएगा 400 केल्विन। लेकिन सिंस कि यहाँ पर हम लोग लॉग ले रहे हैं तो ln टर्म से अगर लॉग टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं 2.303। तो ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए, तो ये है कि आपको इसमें लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसको आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए कि आप इतना भी अगर आंसर इतना भी अगर लिख के अगर छोड़ देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। बट सिंस कि आपको या तो आप इसका आंसर कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, या अगर लॉग टेबल नहीं दिया हुआ है तो आप इतना तक करके छोड़ दीजिए। बट सिंस कि आपको एग्जाम में लॉग टेबल नहीं दिया हुआ है और ये जो नंबर भी जो है ये भी उतने फ्रेंडली नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिंस कि आपको इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये इतना ही तक छोड़ सकते हैं। तो K के लिए आपको आगे करने के बाद log K इज इक्वल टू आपको इतना आ रहा है, तो K इज इक्वल टू आपको क्या करके छोड़ना है, आपको लिखना है यहाँ पे एंटी लॉग और एंटी लॉग, और इसका जो भी वैल्यू आपको आ रहा है, लॉग इतना का वैल्यू निकालिए माइनस इतना का वैल्यू निकालिए और उसका एंटी लॉग लीजिए, तो ये आपको आंसर दे देगा। तो आपके पास अगर लॉग टेबल नहीं है या लॉग की वैल्यू नहीं पता है तो इतना तक करके छोड़ दीजिए, तो आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सो दैट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये 2012 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। तो बेसिकली इसमें आपको कुछ करना है नहीं, इसमें आपको हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ बस कैलकुलेट करके दिखा देना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग A0 बाई A। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। तो T हाफ
तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, और हाफ लाइफ आपका क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितने टाइम के बाद आपका जो इनिशियल जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट का हाफ हो जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। तो इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो 2.303 डिवाइडेड बाई के, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, और log 2, तो log 2 की वैल्यू होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था 0.3010। तो ये वैल्यू जो आप पुट करिएगा तो इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई के। तो इसको पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो आप देख रहे हैं कि जो टी हाफ की जो वैल्यू आ रही है, टी हाफ की जो वैल्यू आ रही है ये 0.693 डिवाइडेड बाई के आ रही है। तो ये इसमें कहीं भी हम लोगों को कंसंट्रेशन या इनिशियल टर्म नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि टी हाफ जो है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। अगर मान लीजिए कि इसमें कहीं अगर टी हाफ, अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर कंसंट्रेशन टर्म होता तो इसके ऊपर डिपेंड करता, बट ये तो डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म तो है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो ये था आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का सारा डिस्कशन। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी टॉपिक है। इससे बाहर के क्वेश्चंस आपको केमिकल काइनेटिक्स से मिलने वाले नहीं हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी दूसरे चैप्टर के लिए हम लोग देखेंगे, इसके सारे जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे के अपडेट जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैप्टर वाइज सारे सोल्यूशन बिहार बोर्ड के यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।